नमस्कार बच्चों, हम आज अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में देखेंगे। आज के टॉपिक में मुख्य रूप से हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे होती है, कितनी होती है। अगले वीडियो में हम देशांत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश और जो देशांत रेखाएं होती है वो ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची जाती है। वास्तविक रूप से इसका कोई भी प्रतिमान है नहीं, केवल और केवल इसको एक मानक मानकर इसको काल्पनिक रूप से खींची गई है। अक्षांश और देशांत रेखाएं दो प्रकार की रेखाएं हैं। जो पूर्व से पश्चिम तक खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, जो उत्तर से दक्षिण तक खींची जाती है वो देशांत रेखाएं खींचती हैं। प्रत्येक पूर्व से पश्चिम तक देशाओं की संख्या की बात करें तो बीच वाली जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर 90 है, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है। अब बात करते हैं गोलार्ध की कि भाई गोलार्ध क्या है। तो पृथ्वी का एक रूप है जिसको बीच में से एक भूमध्य रेखा खींचकर उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा भाग, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोले को आधा भाग करने से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इसके अंदर बन जाता है। अब मेन बात आती है कि इन रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी ग्लोब देखा होगा। ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी की जैसी है, कई जगह हम पढ़ते हैं गेंद के आकार की, नारंगी आकार की या सेब के आकार की, नहीं, पृथ्वी की आकृति है वो पृथ्वी की जैसी है। पृथ्वी की जैसी दुनिया में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ग्लोब इसका सबसे प्रमाणिक मान माना जाता है, प्रमाणिक प्रतिरूप माना जाता है। तो ये ग्लोब है। अब बात आती है ग्लोब पृथ्वी के जैसा ही है, इसके अंदर ये आडी और तिरछी रेखाएं खींची गई हैं। अब इस खींचने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैं बता देता हूँ। किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें अक्षांश और देशांत रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें उस क्षेत्र का अक्षांश और देशांतरे स्थिति पता हो जानी चाहिए। उसके अनुसार हम उस जगह को आराम से पृथ्वी पर ढूंढ सकते हैं। अभी नॉर्मली मैं बात करूं कि इसको आप इस पृथ्वी के अंदर आपको भारत को ढूंढना है, तो हम आराम से भारत को नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि हमें पूरी धरती को संभालना पड़ेगा, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इसके लिए अगर हमारे पास भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार मौजूद है, उसकी स्थिति पता है, तो हम आराम से बिना किसी परेशानी के हम उसको ढूंढ सकते हैं। इसलिए इन अक्षांश और देशांत रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं हैं किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ अक्षांश रेखाएं है क्या। पृथ्वी, ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम तक जो वर्त खींचा जाता है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। बीच में 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है, 90 अक्षांश इसके ऊपर है, 90 इसके नीचे। टोटल अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की तो टोटल अक्षांश रेखाएं 180। अब बात करते हैं मुख्य अक्षांश रेखाओं की। तो सबसे पहले जो रेखा आती है वो आती है आपके 0 डिग्री रेखा। ये बीचों बीच जिसने धरती को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बांटा है वो है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अक्षांश को और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें सबसे इसका प्रमुख नाम आता है वो आता है इसका भूमध्य रेखा। भूमध्य, भूमि के मध्य भाग वाली रेखा भूमध्य रेखा हो गई है। इसके अलावा इसको एक और नाम भी दिया गया है, विषुवत रेखा। विषुवत यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रमुख रूप से इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और इसके साथ विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। अब इसके अलावा आपको दूसरी लाइनें और भी दिखाई दे रही है। ये प्रमुख लाइनें मैंने बनाई है क्योंकि 90 लाइनें यहाँ और 90 लाइनें नीचे बनाना व्हाइट बोर्ड पर संभव नहीं है और ना ही इसके बारे में फिर जानकारी दे सकते हैं। इसलिए प्रमुख रूप से जो हमारे दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी में होनी चाहिए वो लाइनें हमने यहाँ पर खींची है। और तो इसमें प्रमुख रूप से जो लाइन आती है, पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो प्रमुख लाइन आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जिसका एक और दूसरा नाम है जो प्रचलित में बहुत ज़्यादा आता है, इसको करक रेखा भी बोलते हैं।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर की दिशा में ही है इसलिए उत्तरी अक्षांश हो गया। ये दक्षिण दिशा में आ जाएंगे तो ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर 23.5 डिग्री ही क्यों ली, 20 ले लेते, 25 ले लेते, 30 ले लेते, 10 ले लेते। तो इसकी जानकारी के लिए बता दूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये सूर्य की दूरी है, सूर्य के प्रकाश की दूरी है। यहाँ से लेकर सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है वो इन्हीं रेखाओं के बीच में होता है, यानी सूर्य उदय होता है वो इससे ऊपर नहीं जाता है और इससे नीचे भी नहीं जाता है। सूर्य उदय जो सर्दी और गर्मियों के अनुसार हमें थोड़ी सी स्थिति परिवर्तन देखते हैं वो 23.5 डिग्री तक ही जाता है और नीचे भी 23.5 डिग्री तक ही जाता है, इसलिए इसको 23.5 यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ तक ही है, सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश सीधा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर 23.5 डिग्री ही ली है। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम दूसरे नाम कर्क रेखा के अनुसार भी माना जाता है, जो कि सबसे प्रचलित नाम इसका कर्क रेखा ही है। उसके बाद इसका नामकरण आ जाता है आगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिण, क्योंकि सूर्य की हल्की तिरछी रेखाएं प्रकाश पड़ रहा है वो यहाँ तक ही है। यहाँ तक तो सीधी प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है और यहाँ पर प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ तक और यहाँ तक, इसलिए 66.5 डिग्री लिया गया है। उत्तर की दिशा में जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी आर्कटिक महासागर के नाम पर उसका नामकरण भी आर्कटिक रेखा के द्वारा बताया गया है, यानी ये क्या है, आर्कटिक रेखा। ठीक उसी प्रकार आगे 90 डिग्री मैंने आपको बताया था, 0 डिग्री से उत्तर की दिशा में भी 90 और 0 डिग्री से लेकर दक्षिण दिशा में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। जो 90वीं अक्षांश रेखा होती है वो हल्का सा एक बिंदु के रूप में ही होता है। पृथ्वी का जो उत्तरतम हिस्सा है 90 डिग्री वाला वो एक बिंदु के रूप में ही है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का जो दक्षिणतम बिंदु आता है वो भी केवल और केवल एक बिंदु के रूप में ही है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक बिंदु के रूप में स्थित है। अक्षांश रेखाएं वहाँ पर छोटा सा वर्त बनाते हैं जो एक बिंदु के रूप में दिख रही है। ये जो आपको रेखाएं दिख रही है ये वर्त है, पृथ्वी के चारों ओर वर्त है। जैसे ग्लोब पर एक लाइन, ये अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं ये चारों ओर उसके है, यानी पूरा एक वर्त बनाती है। जो ऊपर की तरफ जाएंगे ऊपर वाले वर्त छोटे होते जाएंगे, नीचे वाले वर्त भी छोटे होते जाएंगे। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ से हम अगर भूमध्य रेखा के पास आएंगे तो जो अक्षांश रेखाएं बड़ी यानी अक्षांश वर्त बड़ा बनेगा इनका, जो उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा में जाएंगे ये वर्त छोटे होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोल है और गोलार्ध में ऊपर तक जाएंगे तो ये ऊपर की आकृति धीरे धीरे और नीचे की आकृति धीरे धीरे क्या होती है, छोटी होती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ा वर्त जो बनता है वो बनता है 0 डिग्री अक्षांश वाला, यानी भूमध्य रेखा वाला सबसे बड़ा वर्त बनता है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की। दक्षिणी अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले वही 0 डिग्री वाला हमने बता दिया कि इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। ये प्रमुख रेखा होती है और यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती रहती है। अब हम बात करेंगे नीचे दक्षिणी अक्षांश के बारे में। दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री ऊपर की तरह ही, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ तक ही गिरता है इसलिए यहाँ पर भी 23.5 डिग्री ली है। इसको अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो है इसका मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। यानी जब सूर्य सबसे दक्षिणायन में उदय होता है तो वो समय मकर रेखा पर होता है, सबसे उत्तरायण में अगर उदय होता है तो वो कर्क रेखा पर होता है। तो नीचे की अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो सबसे प्रमुख जो लाइन आती है वो आती है मकर रेखा। फिर आती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हमने अंटार्कटिका नाम दिया, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप होने की वजह से इसका नामकरण अंटार्कटिका वर्त पड़ा है, ठीक है। ऊपर ये आर्कटिक वर्त हो गया महासागर की वजह से और नीचे महाद्वीप की वजह से अंटार्कटिका वर्त हो गया है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी। अक्षांश रेखाओं यानी प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है, प्रत्येक अक्षांश एक अक्षांश यानी 0 डिग्री से 1 तक पहुंचते हैं तो लगभग 111.1 किलोमीटर की दूरी होती है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक अक्षांश के मध्य में 111 किलोमीटर का अंतर होता है।
यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में हमें 111 किलोमीटर लगेंगे। 111 किलोमीटर की दूरी तय करते करते हम जब 90 डिग्री तक जाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। ये 90 डिग्री है वो केवल और केवल दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है, जो कि एक बिंदु के रूप में ही सामने आता है। ये है अक्षांश रेखाएं जो हमेशा समानांतर चलती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है और अपना एक पूरा वर्त बनाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरा एक वर्त, सबसे बड़ा जो वर्त है वो भूमध्य रेखा वाला वर्त है। जो जो ऊपर की दिशा में जाएंगे ये वर्त छोटे होते जाएंगे धरती की गोलाई की आकृति की वजह से, और दक्षिण में जाएंगे तो भी यही कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब आती है बात कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी और यहाँ तिरछी क्यों पड़ती हैं। तो उसका ये रीज़न है कि धरती की दो गतियाँ हैं, एक है परिक्रमण गति, एक है दूसरी है परिघूर्णन गति। परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वो परिक्रमण गति हो गई। घूर्णन गति पृथ्वी अपने जगह पर ही एक ही जगह पर घूमती है, जैसे ये ग्लोब घूम रहा है आपके सामने, ये तो हो गई इसकी परिभ्रमण गति। और जब ये सूर्य, सपोज करो मैं सूर्य हूँ और ये मेरे चारों ओर घूम रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक परिक्रमण। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा कहते हैं, तो चारों ओर लगाते हैं तो उसको परिक्रमा कहते हैं। वैसे ही पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की दूरी होती है, वो गति होती है, वो परिक्रमण गति कहलाती है, परिक्रमा करना। ये परिक्रमण गति की वजह से ही सूर्य का उदय कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन होता है। इस वजह से ये रेखाएं खींची गई है, इनका मेन बांध कटिबंधों के रूप में काम लिया जाता है। और अब आगे देखें तो सूर्य की सर्वाधिक किरणें यहाँ गिरती है, भूमध्य रेखा और उसके आसपास। तो सीधी किरणें जहाँ पड़ेगी वहाँ पर आपको पता है गर्मी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म को हम उष्ण बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो यहाँ बीच में जो कटिबंध बनेगा वो बनेगा उष्ण कटिबंध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें बने, उष्ण यानी गर्म, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर गिरने की वजह से ये उष्ण कटिबंध बनता है। फिर बात करते हैं, मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, 23.5 से 66 डिग्री के बीच में सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है। ठीक है ना, तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर मौसम लगभग एक जैसा रहता है, ना ही तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। यानी इस क्षेत्र को हम बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, ना ही तो ज़्यादा सर्दी ना ही ज़्यादा गर्मी, यानी यहाँ का मौसम खुशनुमा होता है, बराबर रहता है लगभग। ठीक है, अब ये आकृति बात कर दें, ये सेम टू सेम आकृति ही यहाँ पर आ जाएगी आपके, इसको भी हम बोल देंगे शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ठीक है, ये आकृति। अब हम चलेंगे आगे, जहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हों। तो सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गिरती है। इसलिए हमेशा ये वाला इलाका है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए इस कटिबंध को नाम दिया गया है शीत कटिबंध। शीत यानी ठंडा, तो इस क्षेत्र को नाम दिया गया शीत कटिबंध। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ मैं आपको, शायद कई लोग जानते हैं कई नहीं जानते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि धरती ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसा कि इस ग्लोब में आप देख रहे हैं। 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री धरती झुकी हुई है और ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, इस आकृति की वजह से सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन में उदय होना शुरू हो जाता है तो स्थिति एकदम इसकी उल्टी हो जाती है, 6 महीने का दिन यहाँ हो जाता है और फिर 6 महीने की रात ये हो जाती है। ये केवल और केवल पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से हो रही है। ठीक है, आज की वीडियो में हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जान रहे हैं, अगले वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के टाइमिंग जोन वगैरह उसके बारे में भी पता करेंगे कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।